देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौत सबसे पहले से आपको बताएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी संसद में इंडिया गठबंधन से मिली हार के मामले पर बाहर रहे थे आंसू दोस्तों, लेकिन एक और राज्य से आ गई एक ऐसी बड़ी अपडेट जहां पर बोली जाती है बंगाली और 70% एरिया पर जिस संवैधानिक संस्थान का होता है कंट्रोल दोस्तों, वहां पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 24 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और दोगुना दुख बढ़ चुका है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी ने किस नेता को किया था फोन जिसके बाद 21 सांसद अचानक से पहुंचे थे संसद भवन। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और मोदी के 8:30 बजे वाले भाषण को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर एक के बाद एक निशाना साधा और विपक्ष ने भी जमकर मजाक उड़ाया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में अपडेट और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी पर पहले एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया, फिर अचानक से पलट दिया गया। बताएंगे अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाने वाला है पूरा मामला दोस्तों, लेके करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले बंगाली भाषी राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार होते हुए 70% एरिया में बीजेपी को मिली हार इस बात के संकेत देती है कि बंगाली भाषी लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पूरे भारत के अंदर दो ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर बंगाली भाषा बोली जाती है और बड़े स्तर पर बोली जाती है। पहला तो पश्चिम बंगाल है जहां पर 23 तारीख को और 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। ऐसे में बंगाली भाषी लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता क्यों बार बार सबक सिखाती है और हराती है, इसका सबसे बड़ा फैसला एक और बंगाली भाषी राज्य से सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि एक बंगाली भाषी राज्य पश्चिम बंगाल के अंदर वोट होने वाले हैं दोस्तों, और दूसरा त्रिपुरा जो बंगाली भाषी राज्य है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा की जनता ने जोरदार तरीके का झटका दिया है। आपको बता दें कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर दो तरीके की सरकार चलती है, एक राज्य की सरकार चलती है और एक आदिवासी समाज के लोगों की खुद की सरकार चलती है दोस्तों। और खुद की सरकार जो आदिवासी समाज के लोग चलाते हैं उस सरकार को त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत चलाया जाता है, यानी TTAADC के तहत चलाया जाता है। यही तय करता है कि आदिवासी समाज के लोगों की संस्कृति से जुड़े क्या कानून होंगे और स्वास्थ्य सेवाएं भी यही तय करता है दोस्तों, और जमीन से जुड़े फैसले भी सारे यही लेता है और लोगों के अधिकार के फैसले भी यही बॉडी लेती है। यानी त्रिपुरा के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो राज्य सरकार के बाद ये TTAADC है जो पूरे त्रिपुरा का 70% एरिया अपने कंट्रोल में रखती है दोस्तों। यानी 70% त्रिपुरा का ऐसा एरिया है जहां पर राज्य सरकार उस एरिया के जमीन को लेकर कोई कानून नहीं बना सकता, यानी जमीन से जुड़े मामले TTAADC ही बना सकता है और संस्कृति से जुड़े फैसले भी TTAADC ले सकता है दोस्तों। ऐसे में TTAADC के चुनाव हुए थे, यानी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे दोस्तों, और जोरदार तरीके का चुनाव यानी लगभग एक राज्य के चुनाव की तरह यहाँ चुनाव लड़ा गया था दोस्तों। आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए इस पूरे क्षेत्र के अंदर आदिवासी समाज की एक बड़ी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सहयोगी त्रिपुरा मोथा पार्टी ने एक जोरदार तरीके की जीत हासिल की है दोस्तों। प्रद्युत देव बर्मन जो कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट के अच्छे खासे दोस्त है दोस्तों, उनकी पार्टी ने बीजेपी को जोरदार तरीके से हरा दिया दोस्तों। 28 सीटों पर वोट डाले गए जिसमें से 24 सीटों पर त्रिपुरा मोथा पार्टी यानी प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी चुनाव जीत गई और भारतीय जनता पार्टी को केवल 4 सीटें मिली दोस्तों। यहां पर सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए था उससे काफी ज्यादा आंकड़ा त्रिपुरा मोथा पार्टी के पास पहुंच चुका है, यानी 70% त्रिपुरा की आबादी पर अब त्रिपुरा मोथा पार्टी कंट्रोल करने जा रही है दोस्तों। और एसटी समाज के लोगों ने और खासकर बंगाली भाषी समाज के लोगों ने बीजेपी को बंगाली भाषी राज्य के अंदर जोरदार तरीके का झटका दिया है और इस झटके के बाद अब पश्चिम बंगाल के अंदर भी मैसेज क्लियर जाएगा कि एक बंगाली भाषी राज्य ने बीजेपी को हराकर भेजा है, दूसरा बंगाली भाषी राज्य बीजेपी को 23 और 29 तारीख को हराकर भेजे। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर संकेत है कि अभी तो संसद में बीजेपी की हार हुई है और अब अलग अलग राज्यों से भी हार के इस तरीके की खबर सामने आते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। बीजेपी अब देश की राजनीति में एक पुरानी कथा बनकर रह जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी ने कौन से नेता को फोन किया था दोस्तों कि 21 के 21 सांसद आ गए वोट डालने के लिए। दरअसल अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी को संसद भवन में मिली जोरदार तरीके की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने विपक्ष की एक एक पार्टी को एकजुट कर दिया था। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष इतना ज्यादा एकजुट हो जाएगा और अब हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट ने बताया है कि सुबह सुबह शुक्रवार को जब वोट डालने की तैयारी हो रही थी तब राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के फ्लोर लीडर यानी लोकसभा में नेता अभिषेक बनर्जी को फोन लगाया दोस्तों। राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फोन लगाकर कहा कि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त हो, मैं जानता हूँ, महिला आरक्षण को लेकर वोटिंग से पहले कृपया करके तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को
भेजिए। तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों की मौजूदगी दर्ज कराई गई थी पहले, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आपके पास 28 सांसद है, आप ज्यादा से ज्यादा सांसदों को भेजिए। राहुल गांधी के कहने के बाद टीएमसी के 28 में से 21 सांसदों को भेजा गया दोस्तों, और खुद अभिषेक बनर्जी ने भेजा क्योंकि राहुल गांधी को अपना बड़ा भाई मानते हैं दोस्तों। दोनों में अच्छी खासी बातचीत है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने इन 21 सांसदों को भेजा और कहा कि जाइए कि राहुल गांधी सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं उस तरीके से करिए। उसके बाद 21 के 21 सांसद पहुंच गए संसद भवन दोस्तों, और जो आंकड़ा था वो ये 230 तक पहुंच चुका था इंडिया गठबंधन का, यानी इंडिया गठबंधन को पिछले चुनाव में 240 सीटें मिली थी दोस्तों, लेकिन 230 का आंकड़ा पहुंच गया। इसका मतलब जो कम लोग आए थे थोड़े, वो चुनाव की वजह से आए थे, वरना इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 250 तक भी पहुंच जाता है जिस तरीके के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि बीजू जनता दल और तमाम पार्टियां भी सपोर्ट में राहुल गांधी के खड़ी हो गई थी दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के इंतजाम करने के बाद ही इस तरीके का माहौल बना और बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि 200 पार करेगा विपक्ष, लेकिन विपक्ष ने 230 का आंकड़ा पार कर दिया दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की तरह माना जा सकता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में कुर्सी हिलाने वाली बातें हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों जब एक प्रधानमंत्री ने विपक्ष के खिलाफ बोलने के लिए संसद भवन का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक मैसेज भेजने के लिए पूरे देश के लोगों को बताया गया कि नरेंद्र मोदी 18 तारीख को रात के 8:30 पर एक भाषण देंगे, यानी देश को संबोधित करेंगे दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें की गई, ऐसा लगा कि न जाने क्या बड़ा फैसला होने वाला है। जैसे 8 बजे आकर नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, 8 बजे आकर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, क्या उसी तरीके का कोई ऐलान किया जाएगा और आम जनता को परेशान किया जाएगा, क्योंकि लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध जारी है दोस्तों। ऐसे में लोगों की शक शंकाएं थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि ऐसा फैसला ले जिससे आम जनता परेशान हो जाए, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि बीजेपी को जिस तरीके से संसद भवन के अंदर दांत खट्टे करने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है और बीजेपी घूम फिरकर हर जगह जाकर रो रही है दोस्तों। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने भी 8:30 बजे के आसपास भाषण का ऐलान किया था। जब लोगों ने भाषण सुना तो उसमें केवल एक ही बातें सुनाई दे रही थी, कांग्रेस 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 कांग्रेस, यानी नरेंद्र मोदी ने कम से कम 100 बार कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया होगा दोस्तों। कांग्रेस ने कानून नहीं पास होने दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस के लोग गंदे हैं, कांग्रेस ने वो कर दिया, और इस तरीके से केवल कांग्रेस कांग्रेस का जाप नरेंद्र मोदी जप रहे थे दोस्तों। जो सबको उम्मीद थी कि यही बोलेंगे, इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कारण तो बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी डरे पड़े हैं। चाहे एमएम नरवणे की किताब से जुड़ा मामला हो या फिर F-18 को लेकर राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे दावों का मामला हो, तो बीजेपी वाले तो पहले से ही बैकफुट पर है दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर एक एक करके जमकर खरी खोटी सुनाई है। खड़गे कहते हैं कि एक हताश और निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल में कुछ भी सार्थक काम नहीं कर पाए, और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपने आधिकारिक संबोधन को कीचड़ उछालने और सरासर झूठ भरे राजनीतिक भाषण में बदल दिया। आचार संहिता पहले से लागू हो रखी है, यानी 2 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने के नाम पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को यह बात दिखाई नहीं देती? ये स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे और ये लोकतंत्र और भारत के संविधान का घोर अपमान है। मोदी ने कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया और महिलाओं का केवल कुछ बार जिक्र किया। इसे देश को उनकी प्राथमिकता के बारे में कुछ पता जरूर चला होगा। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं है, कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस इतिहास के सही पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण के लिए समर्थन किया और 2010 के राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का काम कांग्रेस ने किया ताकि वो निरस्त ना हो जाए। बीजेपी उस विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं करवा पाई, समर्थन नहीं दे पाई। 2023 में जब बीजेपी वाले विधेयक लेकर आए, कानून लेकर आए, कांग्रेस पार्टी ने डंके की चोट पर समर्थन किया और हमने अच्छे खासे बहुमत के साथ में इसको पास करवा दिया। वास्तव में 16 अप्रैल को जो अधिसूचना जारी की गई थी, जब लोकसभा परिसीमन संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा की बात कही गई, तो ये स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी के लोग महिला आरक्षण के नाम पर देश के चुनावी मैप को बदलकर देश पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। इसके बाद खड़गे कहते हैं कि महिला आरक्षण को 3 साल पहले ही पास कर दिया गया था, बीजेपी वाले इसे तुरंत लागू करे, 543 सीटों पर 33% आरक्षण लागू करे। हमने बिल पहले ही पास कर दिया है। बीजेपी के लोग किसको गुमराह कर रहे हैं? ये लोग पूरी तरीके से एक परिसीमन का विधेयक कानून लेकर आए थे, जिसका हमने जोरदार तरीके से विरोध किया है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़ी के दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष ने कोई गलती नहीं बल्कि भाजपा वालों को सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर केरल हाईकोर्ट ने केरल विधानसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग प्रक्रिया में खामियों की शिकायत पर शुक्रवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दोस्तों, इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी और एक राज्य सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करने के बावजूद से वोट देने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये याचिका ऐसे समय में आई है जब राज्य में 9 अप्रैल को 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। उससे पहले भी पोस्टल वोटिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। दोस्तों, इस नए मामले में अदालत
अदालत को दिए गए आश्वासनों की याद दिला दी है। 8 अप्रैल को चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया था कि चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को समय रहते पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन अब इस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये आश्वासन केरल के एनजीओ संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद दिया गया था। यूनियन ने आरोप लगाया कि चुनावी ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी को पोस्टल बैलेट मिलने में भारी दिक्कत आ रही है, जबकि चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत उन्हें अधिकार दिया गया था। यूनियन के मुताबिक बैलेट पेपर के वितरण में देरी के कारण कई सारे कर्मचारी वोट नहीं डाल पाए। 1 से लेकर 8 अप्रैल के बीच में ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री इकट्ठा करने में व्यस्त थे, इसलिए वोट नहीं डाल पाए। इस मामले पर अब कर्मचारियों को बैलेट पेपर उपलब्ध कराने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट इससे जुड़े आते रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक से बढ़कर एक नेता पहुंच रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक हेमंत सोरेन अब पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए पहुंचे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में प्रचार की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल का ये चुनाव काफी निर्णायक चुनाव होने वाला है। आदरणीय ममता जी अकेले भाजपा जैसी फिरका परस्त पार्टी के साथ में लड़ाई लड़ रही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हम भी ममता दीदी की इस लड़ाई में उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। पूरी बंगाल की जनता दीदी के साथ में डंके की चोट पर खड़ी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मीडिया कवरेज के लिए नियम जारी किए हैं। दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश को पीठासीन अधिकारी द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि प्राधिकरण पत्रों का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग सख्त वर्जित है और मतदान के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रिकॉर्डिंग को पूरी तरीके से बैन किया जाता है ताकि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 32 के अनुसार मतदान केंद्रों में मीडिया के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पीठासीन अधिकारी की ही समक्ष पदाधिकारी होगा। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया के लिए ये आदेश जारी किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें खबर ये है कि रवीश कुमार ने पवन खेड़ा वाले मामले को लेकर एक अच्छी बात कही है और कहीं न कहीं उन्होंने बताया है कि कैसे स्वतंत्र आवाज को दबाने के लिए किस तरीके के सख्त कार्रवाई का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दोस्तों दरअसल अपडेट ये है कि रवीश कुमार कहते हैं कि असम की खबरें एफआईआर कल्चर के कारण भी कम हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का ही मामला देख लीजिए। आरोप लगाने पर एफआईआर दर्ज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत भी नहीं मिली। असम में ये सब कुछ हो रहा है, लगातार हो रहा है। इस वजह से असम की खबरें भी कम आती है। कोई नहीं जानता कि कब पुलिस पीछे लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा के मामले को रूटीन की तरह लिया होगा। क्या ये मामूली बात है? जिन अखबारों ने पवन खेड़ा के बयान को लेकर खबरें लिखी है उनमें से कितनों के संपादकीय लिखे होंगे, यानी कितनों ने अपनी बातें इस पर रखी होगी, मुझे नहीं पता। पवन खेड़ा की बेल रिजेक्ट हो गई। पत्रकार भी एफआईआर के कारण पवन खेड़ा के मसले पर नहीं लिख रहे हैं। उन्हें पता है कि कोर्ट से राहत मिलने का कोई चांस ही नहीं है। जब एक पार्टी के प्रवक्ता का ये हाल है तो पत्रकार के काम पर कितना असर पड़ता होगा। यह भी एक तरीके का डिलिमिटेशन है जो आपके सच बोलने और लिखने की सीमाओं को पूरी तरीके से तय करता है। यानी रवीश कुमार ने बताया है कि कैसे पवन खेड़ा के माध्यम से एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ जो कोई बोलेगा तो उस पर हिमंता विश्व शर्मा और पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी कि डराएगी, धमकाएगी, ताकि आगे कोई हिमंता विश्व शर्मा को लेकर सवाल ना पूछे। और कहीं ना कहीं दोस्तों पवन खेड़ा इतने पावरफुल नेता है, उनके पास पूरे पार्टी का सपोर्ट है। इसके बावजूद पवन खेड़ा को जिस तरीके से एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि कैसे पूरे के पूरे तंत्र का उपयोग किया जा रहा है एक नेता को बचाने के लिए। और उस नेता के ईगो के हिसाब से काम कर रही है पुलिस, यानी वो नेता अपने अलग ही अहंकार में चल रहा है और उसके अहंकार को पुष्टि करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए पूरा प्रशासन और पूरा तंत्र लग गया है। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग सोच चार नहीं करते, किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं तो अपने नेता को खुश करने के लिए सारी कोशिश करते हैं कि कैसे भी उसको गिरफ्तार किया जाए। और रवीश कुमार एकदम सही बोल रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण के नाम पर परिसीमन कराने की कोशिश कर रही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और बिल गिर गया, कानून गिर गया। दोस्तों ऐसे में बीजेपी के लोग दिल्ली के अंदर एक रैली का आयोजन करते हैं, महिलाओं की एक रैली का आयोजन करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी मौजूद रहती है, कमलजीत सहरावत मौजूद रहती है, बासरी स्वराज और मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो मौजूद रहती है। और ये सबके सब राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों ये लोग विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी महिलाओं के विरोध में है, जबकि ये सारी महिलाएं ऐसी है दोस्तों जो किसी
किसी न किसी परिवार से जुड़ी है, इसीलिए राजनीति में यहाँ तक पहुंच पाई है। चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो विरोध कर रही है दोस्तों, वो खुद परिवारवाद के तहत यहाँ तक पहुंची है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया। जबकि कांग्रेस पार्टी जब महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी तब सुषमा स्वराज का बयान था 2010 में, उन्होंने सपोर्ट करते हुए भाषण दिया था। तो एक बार बांसुरी स्वराज को वो वाला भाषण भी देखना चाहिए सुषमा स्वराज का, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन किया था और उस समय कांग्रेस लेकर आई थी और किसने विरोध किया था उनको जरा ये भी जाकर चेक करना चाहिए। और दूसरा, जब 2023 में बीजेपी की सरकार लेकर आई महिला आरक्षण तो कांग्रेस पार्टी ने डंके की चोट पर समर्थन किया, एक भी वोट कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के कानून के विरोध में नहीं पड़ा दोस्तों, यानी पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया। तब से ही कांग्रेस मांग कर रही है कि 543 सीट पर लागू कर दिया जाए, लेकिन भाजपा का मन कर रहा है कि वो महिला आरक्षण के नाम पर जो मन करे वो कानून पास कर दे और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन कराकर अपने तरीके से पूरे देश के चुनावी नक्शे को ही चेंज कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष ने पूरी तरीके से विरोध किया दोस्तों, परिसीमन कानून का विरोध किया गया, इसीलिए बीजेपी के लोग इसे महिला आरक्षण कानून बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये एक परिसीमन कानून था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि परिसीमन कानून को रोककर एकदम सही किया गया और भाजपा की महिला नेत्रियों को एक बार बीजेपी के अंदर कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, कितने जीत कर आते हैं, इस बात का भी सवाल अपने नेताओं से पूछना चाहिए। मोदी शाह से अगर इन महिला नेत्रियों ने सवाल पूछा होता तो आज मोदी और शाह ज्यादा टिकट देते, खासकर बंगाल के अंदर ही महिलाओं को ज्यादा टिकट बीजेपी के लोग देते अगर मोदी शाह पर पार्टी के अंदर से ही दबाव बनाया गया होता। लेकिन ये महिला सांसद कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रही है, यानी विरोध किसी और चीज का होना चाहिए, कर किसी और चीज का रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि विधेयक यानी कानून पारित होने से लोकतंत्र पूरी तरीके से हार जाता, अच्छा हुआ कि ये कानून पास नहीं होने दिया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अनुचित जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण बिल बता रही थी, लेकिन विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। आदित्य ठाकरे ने पोस्ट करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया दोस्तों। उन्होंने कहा कि द बिल दैट वुड हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पॉलिटिकल मीन्स ऑफ द रूलिंग रिजाइम टू इंक्रीज द सीट, रिड्यूस द वॉइस ऑफ मैनी स्टेट, एनेबल द gerrymandering ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू एंश्योर अनफेयर विक्ट्रीज स्टैंड डिफीटेड इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसे कानून को शिकस्त दिया गया जो कानून लाया ही इसलिए गया था ताकि जो शासित सरकार है यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकार है वो सीटों को अपने तरीके से यानी एक कुटिलता के साथ में जिसे gerrymandering करना कहते हैं, यानी कुछ सीटों पर विपक्ष के सारे वोटों को इकट्ठा कर देना और बाकी की सीटों पर ऐसे डिजाइन करना सीटों को कि अपने लोग बहुमत के आंकड़े में हो। ज्यादातर सीटों पर 51, 50, 60% अपने लोग होंगे तो ज्यादातर सीटें जीतने का मौका मिलेगा और विपक्ष के समर्थित लोग जहां पर है उन सारी सीटों को मिलाकर केवल एक सीट बनाकर वहां पर 100% विपक्ष के वोटरों को डाल दो ताकि विपक्ष एक सीट जीते और बाकी भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादातर सीटें जीते जहां पर उनके समर्थक 60%, 50% रहे। तो ये एक तरीके से gerrymandering करना कहते हैं दोस्तों। नेपाल के अंदर भी ऐसा ही किया गया था, जिसके बाद नेपाल में जोरदार तरीके का बवाल हुआ था और बाद में संविधान को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए। साथ साथ जेल के फाटक टूट गए, एक्स मिनिस्टर का बेटा जेल से बाहर आ गया। दरअसल ये अपडेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ के शासित राज्य से, जहां पर मुजफ्फरनगर के अंदर एक लड़की और उसकी मां से रेट पूछकर छेड़खानी करने वाले बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री का बेटा आर्यमान और उसका साथी कानून की गिरफ्त से छूट गया है दोस्तों। पुलिस ने कमजोर धाराओं में यह केस दर्ज किया था और कुछ घंटों के बाद शांति भंग की धारा में आरोपियों को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और तुरंत जमानत दे दी गई। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस सख्ती से दिखाती है, लेकिन क्योंकि ये मामला पूर्व मंत्री का है यानी भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला शक्ति के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार किस तरीके का व्यवहार कर रही है बातें खुलकर सामने आ गई है दोस्तों। लड़की काफी डरी हुई थी, उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आ गया एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे साथ में दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, हमको अपने जान का खतरा और कई तरीके की बातें उन्होंने कही है। इसे पता चल रहा है कि राजनीतिक रसूख वाले लोग खुलेआम महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, एक बेटी और माँ को परेशान कर रहे हैं दोस्तों, यानी पूरी तरीके से राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है आम जनता को परेशान करने के लिए। और भाजपा के लोग महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं। अमित शाह आकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई महिला रात में 12 बजे भी सड़कों पर घूम सकती है, लेकिन हकीकत सबके सामने है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केरल की 20 सीटें और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, फर्क 60 सीटों का है। अगर दोनों में 50% की बढ़ोतरी होती है तो 30 सीटें केरल के अंदर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के अंदर 120 सीटें हो जाएगी, तो अंतर तो 90 सीटों का हो जाएगा। राजनीति में ताकत प्रतिशत से नहीं बल्कि सीटों की असली ताकत से होता है। रेवंत रेड्डी एकदम सही बात बोल रहे हैं दोस्तों। अगर कोई छोटी संख्या में 50% का इस्तेमाल करे, कोई बड़ी संख्या में 50% का इस्तेमाल करे, तो सबको पता है कि क्योंकि बड़ी संख्या में 50% का नियम अप्लाई किया गया है तो यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत तेजी
तेजी से बढ़ेगी और जो कम आंकड़े वाली है के बीच का जो अंतर होगा काफी ज्यादा होगा, कम और ज्यादा के बीच का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा 50% बढ़ाने के बाद। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं उन लोगों की स्थिति कमजोर होगी और इसीलिए केरल, तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों की स्थिति कमजोर करने के लिए भाजपा डीलिमिटेशन यानी परिसीमन कानून लेकर आई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम लोग बिल्कुल डंके की चोट पर इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे, हमारे साथ एक बड़ा अन्याय हो रहा है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी पश्चिम बंगाल में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोस्तों अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि 4 जो जनसभाएं होने वाली है, एक मालदा के अंदर उनकी जनसभा 19 तारीख को यानी आज होगी मालतीपुर असेंबली सीट को लेकर, फिर मनिकचक असेंबली सीट को लेकर मालदा में उनका प्रचार होने वाला है। इसके बाद फरक्का असेंबली मुर्दाबाद एट नूर हसन कॉलेज ग्राउंड पर भी उनकी सभा होगी। चाकुलिया असेंबली सीट पर उत्तर दिनाजपुर के अंदर भी वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद पार्टी के प्रचार के लिए जगह जगह पर मैदान में कूद रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 8:30 बजे रात में भाषण दिया दोस्तों, लेकिन मणिपुर पर नरेंद्र मोदी एक बार भी कोई शब्द नहीं बोल रहे, जिक्र तक नहीं कर रहे। इसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर की जनता सोच ही रही होगी कि नरेंद्र मोदी अब बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा दोस्तों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में एक बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि इम्फाल वेस्ट के अंदर टीयर गैस के गोले फेंके पुलिस वालों ने दोस्तों, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नागा समाज के 2 व्यक्तियों की जान ले ली गई थी और मामला काफी आगे बढ़ गया था। ऐसे में दोस्तों बवाल लगातार जारी है और समुदायों के बीच में अभी आपस में कोई सहमति होती दिखाई नहीं दे रही है। कितना टाइम लगेगा मणिपुर में शांति आने में ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थिति काफी नाजुक कह सकते हैं। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन के प्रस्ताव वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित करने में विफल रहने के बाद बीजेपी का पतन शुरू हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अल्पमत सरकार है और वे 2 पार्टियों के समर्थन से किसी तरह इसे चला रहे हैं। हावड़ा के उलीबेरिया और दक्षिण 24 परगना के कई सारे चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में हुए घटनाक्रम ने यह पारदर्शिता के साथ बता दिया है कि बीजेपी अपने बूते पर अब बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार चला रही है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं ने संकेत देने शुरू कर दिया। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। बहुत